और जिस तरीके से आप इस्तकबाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति का, तो ये भी अपने आप में अद्भुत बात है। और इससे पहले ऐसा नहीं देखा हमने कभी कि इस तरीके से रिसीव करके खुद रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री उनको ला रहे हों। मौका जैसा हम सब जानते हैं गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और ये 3 दिन गुजरात के अंदर देश विदेश के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े उद्योगपति वहां पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर वहां पर वो अपनी कमिटमेंट जो है वो जाहिर करेंगे उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान जुड़े हैं, जफर सरेशवाला साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जफर साहब के शहर में ही हो रहा है ये, अहमदाबाद में, जहां से आप तस्वीरें ये लाइव देख रहे हैं। और जिस ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए वो आ रहे हैं, जफर साहब ने बहुत नजदीक से उसमें भी काम किया। और एक और बात मैं उनकी आपको बताता चलूं कि पिछले कई महीने जफर सरेशवाला साहब जो हैं, उन्होंने कई और देशों के अंदर, खास तौर पर जो मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं और देश हैं, यहां से लेकर के अमेरिका तक की यात्राएं की हैं और वहां बसने वाले मुसलमानों से उनकी लंबी बातचीत हुई है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भारत में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है, नरेंद्र मोदी के बारे में, इस सरकार के बारे में क्या परसेप्शन है, इसको वो बड़े अच्छे से समझते हैं। और ये अक्सर आपको विश्लेषक कहते हुए मिल जाएंगे कि भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ इस वक्त जितना बेहतर रिश्ता है, इससे अच्छा कभी नहीं रहा। शायद ये बेस्ट टाइम्स उस लिहाज से चल रहे हैं। तो जफर साहब, पहले तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या बता रही है हमें? यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ एक गाड़ी में अहमदाबाद की सड़क पर, यानी एक ही लफ्ज आता है, अद्भुत। मतलब ऐसा मंजर मैंने अहमदाबाद में कभी भी नहीं देखा, बल्कि हिंदुस्तान के किसी शहर में। यानी शेख मोहम्मद बिन जायद, यूं समझ लीजिए कि इस्लामिक वर्ल्ड के जो 2 बहुत बड़े नाम हैं, एक मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, ये 2 का किसी मुल्क में आना और खासतौर से हिंदुस्तान में आना और प्राइम मिनिस्टर का उनका इस तरह से इस्तकबाल करना, ये मैं समझता हूं कि खुद उसमें ये बहुत बड़ी चीज है। इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते और इसका फायदा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की पूरी आवाम को आने वाले कई सालों में ये मिलेगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जफर साहब, इस वक्त एक बड़ा ऑब्वियस सवाल सबके मन में होगा कि यूएई के राष्ट्रपति के लिए, उनके वहां के शासक के लिए ये स्पेशल जेस्चर क्यों प्रधानमंत्री का? देखिए, मैं इसलिए ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो पहला सफर हुआ 2015 या 16 में, वो यूएई में हुआ था, पहला सफर। और मैं उस वक्त मैं भी था वहां पर, साथ में था मैं। आप देखें कि ये 32 साल में पहली मर्तबा हिंदुस्तान के वजीर आजम का सफर यूएई में हुआ था। यानी उससे पहले 1983 में मिसेस इंदिरा गांधी गई। यानी आप समझ लीजिए कि एक इतना महत्वपूर्ण देश, जहां से हमारा ऑयल का बहुत बड़ा वो हो रहा है, हमारा बहुत बड़ा, यानी ऑलमोस्ट 2.63 मिलियन, 30 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी जहां पर हैं, उस मुल्क में 32 साल तक हिंदुस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। वो मोदी साहब का पहला विजिट था और उन्होंने शुरुआत की थी, मोदी साहब ने, मुझे अभी तक याद है, मोहम्मद बिन जायद के जो वालिद ने मस्जिद बनाई थी, जो आज दुनिया का यूं समझ लीजिए कि 8वां अजूबा कह सकते हैं आप। उस मस्जिद में जाकर मोदी साहब ने 1 घंटा और उनके मजार पर गए, जो यानी उनको श्रद्धांजलि दी और मस्जिद का पूरा 1 घंटा सफर किया, वहां से शुरुआत की। वो मोदी साहब ने एक सिग्नल दिया कि भाई हम आपके साथ एक जबरदस्त ताल्लुकात बनाने के लिए आए। तब तक अगर आप देखें सौरव, तो हमारे यहाँ सिर्फ ऑयल आता था और हमारा एक भाई ये लोग थे हमारे। यानी उसके बाद ये 8 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलमोस्ट 8 से 9 मरतबा गए। ये जाहिद साहब का दूसरा सफर है। उससे पहले 2017 में गालिबन वो हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे, और उसके बाद से, और चूंकि मैं लगातार जाता हूं, जैसा आपने जिक्र किया, तो वहां के लोगों में और वहां की शासन में हिंदुस्तान के प्रति एक अजीब चीज मैंने देखी, जो मैंने पिछले 15, 20, 25 साल में नहीं देखी। जी, क्या क्या फीलिंग है वो, क्या भावना है वो? जैसे ये आज जो मोहम्मद बिन जायद साहब आए हैं, 1 महीने 1.5 महीने पहले
हम लोग गुजरात का एक डेलीगेशन गया था, हाई पावर डेलीगेशन, वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के हुक्मरान को इनवाइट कर, और हमारा इसलिए कि अबू धाबी में शेख नहयान बिन मुबारक जो है, बहुत ही मशहूर शख्सियत है, उन्होंने पूरे डेलीगेशन का अपने पैलेस में इस्तेमाल किया। और वहां हम जहां जहां गए उनके मिनिस्टरों से मिले, इकोनॉमिक मिनिस्टर से मिले, उनके हम जो वहां के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे मिले। और बल्कि हम वहां थे ही तभी शेख नायान साहब, शेख जायद ने अपने इकोनॉमिक मिनिस्टर को हिंदुस्तान भेजा था। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक दो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं अभी वाइब्रेंट में। एक 250 एकड़ में फूड पार्क का इनॉग्रेशन होने वाला है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 एकड़ में, जिसमें यूएई गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसमें जमीन दी है वो फाइनल हो गया है। उसके अलावा यूसुफ लूलू साहब जो है वो 20 एकड़ में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हाइपर मॉल का। वो अहमदाबाद में होने वाला है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो होने वाला है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जी जी ये कभी नहीं हुआ था। यानी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएई गवर्नमेंट हिंदुस्तान में करेगी, वो मेरे ख्याल से पहली मर्तबा हो रहा है, एक ही अहमदाबाद में भी। और ये जो 250 एकड़, ये अहमदाबाद से 50 किलोमीटर जगह है बगोदरा के पास, वहां पर ईयर मार्क किया। और वहां कम से कम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यूएई गवर्नमेंट करने वाली है उसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छे से समझाया कि भारत और यूएई का रिश्ता क्यों इतना स्पेशल है, इतना महत्वपूर्ण है, और आखिर ये भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतना महत्व दे रहे हैं इस विजिट को यूएई के राष्ट्रपति की, तो क्यों दे रहे हैं। लेकिन जफर साहब, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी दूसरे देश में जाता है तो बहुत सारी चीजें देखता है कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त, कौन से मुद्दे जो हैं दूसरे मुल्क के अंदर छाए हुए हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, या कौन सी बड़ी घटना हुई है, तो वो भी देखते होंगे। हमारे यहाँ तो माहौल इस वक्त राम मंदिर का बना हुआ है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री खुद 22 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं, और इसको लेकर के बहुत चर्चाएं भी हैं, और हमारे देश में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इसको लेकर के नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या गुजरे दौर की बातें याद करा रहे हैं कि क्या हुआ था 90 में। ये सब उस सब के बावजूद यूएई के राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं, बल्कि इस तरीके के रोड शो के जरिए सीधे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, उनका एक बहुत क्लियर कट है, जो मेरा भी है। आपने जो राम मंदिर की बात छेड़ी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिवाय कुछ राजनेताओं के, आम मुसलमानों को इस मुल्क में भी अगर आप पूछो तो उनको राम मंदिर के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी पिछले कई दिनों में यूपी बिहार में मेरा जाना हुआ, मुंबई में मैं लोगों से मिलता हूँ, अहमदाबाद में हूं मैं अभी कई दिनों से, यहाँ लोगों से मिलता हूं। तो भाई, एक हिंदू है अगर वो राम मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाई, एक मुसलमान अगर मक्के जाता है या मदीना मुनव्वरा जाता है या एक बहुत बड़ी मस्जिद में जाता है, तो जिससे किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक हिंदू अगर राम मंदिर में जाता है, या एक भव्य राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, जो रामचंद्र जी की बर्थ प्लेस है और जो उसका हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई एक जगह है, तो अगर उससे हमारे प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी मुस्लिम देश के या इस्लामी मुल्क के सरबराह को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? भाई, आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब अगर किसी भव्य मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाए तो कौन जाएगा? भाई, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। बल्कि उसके अगर आप देखें कि कुछ दिनों के बाद यूएई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन होने वाला है। मैं खुद 2 मरतबा गया, बल्कि मुझे मंदिर वालों ने बुलाया खास कि जफर भाई आप यहाँ आए तो आप आइए। तो मैं गया उनके उस मंदिर में और बड़ा इस्तकबाल किया उन्होंने। तो अब तो यूएई में भी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इश्यू है। भाई, मैं अगर मजहबी हूं और मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं जक़ात देता हूं, मैं हज करता हूं, तो उससे मेरे हिंदू भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि वो खुश होते हैं। बल्कि हमारे इस्तकबाल में आते हैं। यानी हज में मैं गया था तो मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे। तो अगर मजहबी इतनी बड़ी अगर चीज कोई हो रही है, तो भाई किसी मुसलमान को या किसी मुसलमान के इस्लामी देश के सरबराह को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि यूएई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री को जाना है उसके उद्घाटन के मौके पर, तो यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि आप देखिए मुस्लिम दुनिया के अंदर एक विशाल हिंदू मंदिर बने और भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर बुलाया जाए उसके इनॉग्रेशन के लिए। जफर साहब। जी, नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं उनका ऐसा है, देखिए आप यूएई देखिए, पूरे यूएई में वहां 130 मुल्क के लोग रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका यह है कि भाई आप अपने मजहब इजाजत करो, ये मस्जिद है और ये सुपरमार्केट भी है, ये मॉल भी है और उनके वहां नाइट क्लब भी है। भाई जिसको जहां जाना है जाओ, चुपचाप अपना मजहब, जो आपका मजहब है आप उस पर चलो। तो इसलिए उन्होंने बाकायदा जमीन डोनेट की, ये मंदिर के लिए यूएई गवर्नमेंट ने जमीन डोनेट की कि भाई यहाँ जो हिंदू हैं अगर इतनी बड़ी तादाद में, वो अपनी इबादत कैसे करें। एज अ मुस्लिम मैं आपको बताऊं, एज अ मुस्लिम बादशाह या इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस मुल्क के जो मजहबी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो या जो मजहब के हो, सिख हो या पारसी हो, उनको उनकी मजहब की जो गिरजा है या उनका मंदिर है उसकी इजाजत देना वो बादशाह की जिम्मेदारी है। ये इस्लामी कानून में आता है, तो उन्होंने उस पर अमल किया है। जी जफर साहब, थोड़ा समय आपका मैं और चाहूंगा। एक मेहमान को मैं चर्चा में और शामिल कर रहा हूं, हमारे साथ मुफ्ती शबूम कासमी साहब हैं, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल का, और फयाज अहमद फैजी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पासमानदा एक्टिविस्ट हैं। मुफ्ती साहब, फयाज साहब, आपका बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब, पहले तस्वीरों पर आपको क्या कहना है जो देख रहे हैं आप? बड़ी बहुत ही यानी फरहत और मसरत की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे वो रिश्ते जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि मेरे, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से, भारत से खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अपने सहाबी, अपने संगतियों के साथ बैठ करके कि मुझे भारत से, हिंदुस्तान से ठंडी हवा का आभास होता है। तो मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि जो अभी मैं माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का जिक्र करूँगा कि उन्होंने एक बात कही कि हमारा मालिक एक है, रास्ते हमारे अलग हो सकते हैं। तो कुरान पाक के अंदर एक आयत है, तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी हम कह सकते हैं वो एक ही है। और ये माननीय मोहन भागवत जी ने जब ये बात कही तो मैंने एक और मौके पर अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने ये बात कही, जो आरएसएस के सरसंचालक हैं, कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात ये कही कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे, कोई हम में नर्क में नहीं जाएगा, इसलिए कि हम वो एक मालिक को मानते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही तो मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कथन मिला जिसे हम हदीस बोलते हैं। आपने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, यानी जो ईश्वर को एक मानता है और वही एक हमारी एकता का आधार है, उसने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। मैं आज अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई और दुआएं देता हूं कि आपने उन दूध और खून के रिश्तों को मजबूत किया है। और अरब का ताल्लुक भारत से आज का नहीं है, बहुत पुराना है हमारी सभ्यता। और आपको यह भी मैं बता दूं कि अरबी और संस्कृत दोनों में भी बहुत सिमिलरिटी है। नहीं, अब जी आपने जिस रिश्ते का जिक्र किया उसी को और मजबूत करने की कोशिश है जो दिख रही है इस वक्त। हमारे साथ गौरव भाटिया जी भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। हम ये भारत देश की तरफ से प्रधानमंत्री का एक बड़ा स्पेशल जेस्चर इस वक्त देख रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ वो एक गाड़ी में है और गुजरात में लोगों के अभिवादन के बीच प्रधानमंत्री उनको भारत दिखा रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों, ये क्या बता रहा है हमारे और यूएई के रिश्ते के बारे में? सबसे पहले तो सौरभ जी, ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, क्योंकि इसके कई मायने हैं, कई संदेश हैं। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है तो ये हमें गौरवान्वित करता है और ये दिखाता है किस तरह से, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो जो बिडेन, जिन्होंने ये कहा था कि हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की तारीफ हमेशा करी। इससे पहले ऋषि सुनाक
हो गया ना। यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी और भारत के साथ जो मधुर संबंध है उसकी बात करी। और इसी तरह से सारे विश्व के नेता जितने भेज रहा हूं। वो आज ये मान रहे हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई बहुत ही बड़ा नेता है, बड़े दिल का नेता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी, और इसी बात का आज हमें प्रमाण मिल रहा है। दूसरी बात, यूएई की जब आप करते हैं तो ये क्यों अहम होता है मैं आपको बताता हूं। ये दिखाता है धर्म से ऊपर एक देश की और एक नेता की विश्वसनीयता होती है। धर्म जरूर जोड़ता है, लेकिन भारत आज वो देश है जिसने, चाहे इस्लामिक मुल्क हो या नॉन इस्लामिक मुल्क हो, उसको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि हमेशा दोस्ती निभाई है। चाहे वो युद्ध के दौरान नागरिकों को वापस लाना हो दूसरे देशों के भी, चाहे वो कोविड की महामारी में टीके देना हो, और चाहे वो इन्वेस्ट करना हो और ऐसी एक एनवायरनमेंट बिजनेस की बनानी हो जिसमें दोनों देशों की जीत हो। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहां पे हैं। तीसरी बड़ी बात मैं आपको और एक बता दूं, ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जब हम बात करते हैं ओआईसी, इस्लामिक मुल्क की ये एक एसोसिएशन है, तो एक समय ऐसा था 1969 जब भारत को बुला के और बाहर खड़ा कर दिया था, बेइज्जती करी थी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओआईसी की गेस्ट ऑफ ऑनर कौन बनी थी? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जब वो विदेश मंत्री थी, भारत को बनाया गया था। इसीलिए मैंने कहा धर्म जरूर जोड़ता है, लेकिन विश्वसनीयता और दोस्ती आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनकी साख हर मुल्क में है, और उसी बात का प्रतीक है जब यूएई के राष्ट्रपति यहां पे मोदी जी के साथ हैं। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होते हैं ना, जो पुरस्कार होते हैं, यूएई कंट्री से ही नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। सऊदी अरेबिया का 2016 में मिला, यूएई का 2019 में मिला, बहरीन का 2019 में मिला। इसी तरह से तमाम मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, ये भारत का सम्मान कर रहे हैं। भारत का जो 140 करोड़ नागरिक है उनका सम्मान है, और हमारे देश का सम्मान है। और नरेंद्र मोदी जी की एक खूबी है, उनकी तरफ अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो केवल वो हाथ थामते नहीं हैं, वो दोस्ती निभाते हैं। और यही बात इसीलिए मैंने उदाहरण देके आपको बताई, किस तरह से कोई संकट हो, कोई महामारी हो, कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, कोई देश अगर खड़ा है, सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए, तो वो भारत देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो आप बात आपने कही, मैं ये कहने ही जा रहा था कि पूरे इस्लामिक दुनिया के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भी किसी एक मुल्क के हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को मिलते हैं। और ये अपना में बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार, प्रधानमंत्री हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, और उनके बारे में उनके विरोधी जो है तमाम बातें कहते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। उसके बावजूद वो दुनिया जिसको लगता है कि जिनको प्रभावित करने की कोशिश होती है मुस्लिम ममालिक को, उनकी सोच क्या है नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत के बारे में? गौरव जी। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल। और मैं आपको एक और इसी तरह से उदाहरण दे दूं। देखिए, कुछ राजनीतिक दल हैं, उनका स्वार्थ है अपना, वो नरेंद्र मोदी जी को गाली भी देते हैं, लेकिन आज पूरे भारत के जितने नागरिक हैं वो, और जितने विश्व के नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं। और मैं आपको अभी कुछ माह पहले ही हुआ था, सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा, उन्होंने जो भारत के लिए कहा वो मुझे गौरवान्वित करता है। नागरिक को करेगा, आपको भी करेगा। उन्होंने कहा था, मैं भारत के लोकतंत्र को सल्यूट करता हूं, भारत के संविधान को सल्यूट करता हूं, और भारत की जो संस्कृति है उसको मैं सलाम करता हूं। ये क्या दर्शाता है? हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हमने तो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करी है। ये क्यों करी है? हमारे को सिखाया गया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। और ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
भाषण दिया तब भी यही बात कही कि हमारा मूल मंत्र जो है पूरा विश्व एक परिवार है और इस परिवार में हर किसी की जिम्मेदारी है। संकट आज आप पे आया होगा लेकिन हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और इसीलिए अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने करी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा सफल G20 कभी नहीं हुआ जब सारे देश माने कि हां हमें आतंकवाद को परिभाषित करना है, एक हमें सोलर एनर्जी का उपयोग करना है, दो हम सबको साथ आना होगा क्योंकि हम एक परिवार है, तीन और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है रूस और यूक्रेन का युद्ध है और नरेंद्र मोदी जी ने मूल मंत्र दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है और पूरे विश्व के जितने देश थे उन्होंने इसे अपनाया। ये गौरव का क्षण आपके लिए है, मेरे लिए है, यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए भी है, हमारे मेहमान हैं जो राष्ट्रपति आए हैं और वो इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी मोहब्बत उन्हें खींच के लाई है। ये दोस्ती का रिश्ता है, धर्म से भी ऊपर है दोस्ती का रिश्ता। देखिए हमारे यहाँ तो ये चुनावी साल चल रहा है तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं तमाम दलों की तरफ से। मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ फयाज अहमद फैजी साहब को भी। फयाज साहब, एक तरफ तो ये है, ये बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई ये जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जीतती है या मजहबी बातें करके उसका प्रचार करके वोट हासिल करती है, ऐसा उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। और उसी वक्त आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश UAE, संयुक्त अरब अमीरात, उसका राष्ट्राध्यक्ष यूं भारत की दोस्ती को स्वीकार करते हुए भारत के लोगों के बीच चल रहा है इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के साथ। फयाज साहब जी, देखिए अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति रही है कि अतिथि को हम देवता की तरह पूजनीय समझते हैं और इसी परंपरा का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसका जो है निर्वहन किया है। और ये देखना बहुत ही सुखद अनुभूति है कि एक अरब देश के राष्ट्राध्यक्ष को, जो हिंदू मुस्लिम की हम बात करते रहते हैं, इतने सम्मान के साथ उन्होंने उनको रिसीव किया है। और आप अहमदाबाद की सड़कों पे तमाम लोग देख रहे हैं चारों तरफ से, तो ये देखना एक अपने आप में सुखद अनुभूति है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि जो जब से प्रधानमंत्री ने ऑफिस संभाला है उनका ये पूरा प्रयास था कि अरब देशों के साथ जो हमारे मधुर संबंध पहले से थे उनको और प्रगाढ़ बनाया जाए। इस दिशा में उन्होंने लगातार दौरे किए, वहाँ के लोग आए। अभी जो वहाँ सऊदी अरब के जो कानून मंत्री मोहम्मद जी आए थे उनका हमने देखा, उन्होंने अभी एक साहब उनका जो कोटेशन देखे रहते, तो एक अच्छे रिश्ते को और मजबूत करके और आगे बढ़ने की बात हो रही है। आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत जो है बड़ी तेज़ी से लीडर बन के उभर रहा है। विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका को चुनौती देते हुए भारत अन्य जो महाद्वीप हैं, जहाँ आप एशिया की बात कर लें, अफ्रीका की बात कर लें या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो अरब देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से एक नेतृत्व बन के भारत उभर रहा है। और ये प्रधानमंत्री की कोशिश रही है शुरू से कि जो हमारा जो विदेश नीति है वो और सुदृढ़ हो और सारे लोगों को लेके चलने की जो बात है वो प्रधानमंत्री ने इसको प्रूव किया। उसी की कड़ी के रूप में हम जो यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद जी का स्वागत यहाँ देख रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है। तो ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, एक सकारात्मक पहल है, ऐसा मैं समझ पाया। जी गौरव साहब, देश के अंदर तरह तरह के प्रयास ऐसे होते हैं जिसमें मुसलमानों को, खासतौर पर आपकी पार्टी का या नरेंद्र मोदी का डर दिखाया जाए। जब देश के अंदर कश्मीर से 370 हटता है तो इसको मुसलमानों के खिलाफ बता दिया जाता है। जब जब सीए कानून लाया गया था उस वक्त बहुत कुप्रचार उसको लेकर के हुआ था। आज देश में राम मंदिर बन रहा है, आज माहौल राममय है पूरे देश के अंदर। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसको भी मुसलमानों पर हुए किसी आघात के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है इस प्रचार का या इस प्रोपेगेंडा का कैसे सामना कर रहे हैं? सौरभ जी, हम लोग तो ऐसे सामना कर रहे हैं क्योंकि अभी भी इंडिया टीवी जैसे चैनल हैं और सौरभ शर्मा जैसे एंकर है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, भारत का मुसलमान भी जो है पहले भारतीय है, उसके बाद मुसलमान है। और जो मुसलमान पहले धर्म को रखे और देश को बाद में रखे, मैं समझता हूं ये तो उचित भी नहीं।
आपने कुछ उदाहरण दिया। आपने सबसे पहले आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 तो देश की अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है भाई? ये तो सबके लिए एक बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो ऐसी पार्टी को नष्ट करना है, और ये मुसलमान भाई बहन भी जानते हैं। दूसरी बात, आपने सीए और एनआरसी की करी। सीए में मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो हक हिंदू के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, वही मुसलमान के हैं। किसी मुसलमान के जो भारतीय नागरिकता इससे जा नहीं सकती है। ये देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। तीसरी बात, आपने भव्य राम मंदिर की करी। भव्य राम मंदिर में दो पक्ष थे, सर्वसम्मति से एक फैसला आया, हिंदुओं ने भी माना और मुसलमानों ने भी माना। अगर हम लोग एकजुट होके जी सकते हैं तो ये जैसे सपा है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, ये क्यों आग लगाते रहते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, मोदी जी ने, मोदी का जो एम है, इसने मुस्लिम एम को बदल के माइनॉरिटी एम का एम्पावरमेंट। हम सबको सशक्तिकरण तो देंगे, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं मुस्लिम, उनको ट्रिपल तलाक को अपराध बना के उनकी अस्मिता को वापस किसने किया? ये है मोदी जी, मुस्लिम धर्म के लिए। अब आप आइए सिख धर्म के लिए। आज माइनॉरिटीज कमीशन का जो चेयरमैन है वो हमेशा केवल एक धर्म से बनता था, अभी सिख धर्म का है, और साथ में करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। जब अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी थी, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी को यहां वापस लाना आदर पूर्वक और यहां स्थापित करना नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम सब ने देखा। इसी तरह से जो ईसाई भाई बहन हैं, अभी क्रिसमस आया, तो क्रिसमस जब आया तो नरेंद्र मोदी जी जितने पादरी थे, जितने ईसाई धर्म के अनुयायी थे, उनके साथ थे। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी योजना आती है, पीएम आवास योजना, 31% लाभार्थी जो है वो अल्पसंख्यक है। पीएम किसान सम्मान निधि 33% लाभार्थी जो है वो अल्पसंख्यक है। पीएम उज्ज्वला योजना 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। ये नहीं देखा जाता कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। ये देखा जाता है भारतीय है, और भारतीय को अगर जरूरत है तो ये सरकार, मोदी जी की सरकार है, वो साथ खड़ी हुई है। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, तो मुफ्ती साहब तो उसी समाज में जाकर के काम कर रहे हैं, और मोदी सरकार इस खास तौर पर मुस्लिम समाज में बच्चों को लेकर के जो नजरिया है, क्योंकि आप मदरसे में काम करते हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तराखंड के, तो क्या बदलाव आपने नीति में पाया नरेंद्र मोदी की सरकार में या उससे पहले? और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में जीत करके आए तो उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी के साथ जो छल किया है मैं उसमें छेद करूंगा। और मैं ये जो माइनॉरिटी में ख़ास तौर से मुसलमानों को, मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि मुसलमानों के साथ पूरे भारत में किसी भी योजना में कोई भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। और उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान हो, बल्कि अगर आप ग्रास रूट पे जाएंगे तो मैं आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, मैं ये समझता हूं कि ये फार्मूला वो है कि मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेगा, उनका सशक्तिकरण होगा। अभी आपने और कहा कि हमने कोई उत्तराखंड भेदभाव के नहीं अंदर, होता किसी योजना के अंदर, ये बात आप कह रहे हैं तो फिर मुस्लिम समाज महसूस भी करता होगा? जी, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं। अभी मैं एज ए मदरसा शिक्षा परिषद उत्तराखंड के, वहाँ आपने देखा कि हमने वहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनका एक विज़न है कि हम मुसलमानों को भी उसी तरह से मुख्य धारा से जोड़ें और ख़ास तौर से मदरसों का सशक्तिकरण करें। तो वहाँ हमने जो योजना हम लाए हैं, उन सारी योजनाओं में सबसे पहले हमने ये किया कि एनसीईआरटी के कोर्स को लागू करके उन बच्चों को ये मौका मिलेगा कि वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे, वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे। यकीनी तौर से वो 4% बच्चे होते हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, मगर वो गरीब समाज से आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं। और मुसलमानों का पसमानदा समाज
98% है भारत के अंदर, उसे बिल्कुल मुख्य धारा से काटा गया। हम पसमानदा समाज को के बच्चों को ला करके, जो मदरसों में गरीब बच्चे हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस विजन को आगे बढ़ाया है कि हम कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को हम लागू करके किस तरह से अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, एक सशक्त भारत बना सकते हैं। और मैं आपको ये बात ये कहना चाहूंगा सौरभ जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि 60 साल का जो अरसा कांग्रेस का गुजरा है, उसमें मुसलमानों को भयभीत किया, आरएसएस से डराया, बीजेपी से डराया। मैंने एक मौके पे ये कहा कि लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, उनके जानो माल का नुकसान होता था, तो उन्होंने कहा कि साहब आरएसएस दंगा कराती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि 1980 के अंदर जब ईदगाह के अंदर जो अधिकारी ऑर्डर दे रहा था गोली चलाने का, क्या वो बीजेपी और आरएसएस का था? तो मैंने ये बात बहुत उसके साथ हमने मदरसों के अंदर जाकर के संचालकों से कहा, क्योंकि वही लोग मस्जिदों में और मदरसों में कौम को दिशा निर्देश देते हैं और उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा ही नहीं गया। राष्ट्रवाद उनके अंदर भरा हुआ है मगर उन्हें भयभीत किया गया। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि हम लोग आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर किसी भेदभाव के, और उत्तराखंड सरकार ने तो वो मिसाल कायम की है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की मानवता की कि 41 परिवारों को 41 मजदूर नहीं, 41 परिवारों को जिंदगी दी, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की मशीनरी को ला करके वहां खड़ा कर दिया। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अरब की और हमारी जो दोस्ती है उसका जो जीर्णोद्धार हो रहा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अभी आपने कहा कि पहले आरएसएस से डराते थे, बीजेपी से डराते थे, 20 साल से तो नरेंद्र मोदी के नाम से डरा रहे हैं, सीधे सीधे हर चुनाव में नरेंद्र मोदी से डराया जाता है। आपने भी एक बात में एक बस 5 सेकंड की मैं ये कहना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहता हूं मैं मुसलमानों को कि जो लोग पर्यावरण की बात करते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, हिमालय की हिफाजत की बात करते हो, गंगा की पवित्रता की बात करते हो, वो मुसलमानों का कत्ल क्यों करेंगे? वो इंसानों को, यानी वो तो मानवता को सर्वोपरि समझते हैं और एक भारतीय सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं बल्कि उसे जीता हूं। और मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ के आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को पूरा करेंगे। मुझे पूरी आशा नहीं, विश्वास है कि उनका जो ये कहना है कि मैं माइनॉरिटी के जो छल किया उनके साथ छेद करेंगे, मैं यकीनी तौर से कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश को एक सशक्त भारत बना के। अब मुफ्ती साहब, आपने अभी ये कहा था कि आम मुसलमान को डराया जाता है, और एक अगर मैं कह सकूं तो जो रिलीजियस लीडरशिप है वो समाज को जो डायरेक्शन देने का काम करती, तो जाहिर है कि वही पॉलिटिकल मैसेजिंग भी वही करती है समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। क्या उनकी सोच बदल रही है? सर बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जब उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उन्हें हम सामाजिक ज्ञान भी देंगे और उनका सशक्तिकरण भी होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं और यहीं के वो रहने वाले हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि 95% 94% जो मुस्लिम हैं वो यहीं से कन्वर्ट होकर के वो मुसलमान हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे नफे और नुकसान एक हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर मोहन भागवत कहते हैं, बिल्कुल मैंने अभी भी कहा आपसे कि डॉक्टर मोहन भागवत जी की जो क्लिप आती हैं वो सरसंचालक हैं आरएसएस के, और आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर अपनी राष्ट्रवादिता के लिए पहचाने जाते हैं, वो पर्यावरण के लिए पहचाने जाते हैं, वो एकता के लिए पहचाने जाते हैं, गौ रक्षा के लिए पहचाने जाते हैं और हिमालयों की हिफाजत के लिए पहचाने जाते हैं। अच्छा, एक बार जरा फयाज साहब, क्योंकि आपने भी पसमानदा मुसलमानों की बात की, 85% मुसलमान आपने कहा, 95% पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, तो उनकी नुमाइंदगी करते हैं फयाज अहमद फैजी साहब। अब ये सवाल केवल इसका नहीं है कि उसी में से आते हैं, सवाल ये इस बात का नहीं है कि आप किसको वोट करते हैं, कुछ नेता को पसंद करते हैं, वो तो जिसको जैसा जो ठीक लगे वो करे। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सोच से डरा करके आपका वोट हासिल किया जाता है तो वो गलत है। फयाज साहब, क्या आज भी वो डर जो है वो मुस्लिम समाज के अंदर बैठा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर लीडरशिप के लिए या आइडियोलॉजी के लिए? जी देखिए, मैं इस पे स्पष्ट बात करूंगा। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा और आशा करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मैं प्रधानमंत्री और पसमानदा समाज के रिश्ते भी बात करना चाहूँगा। देखिए, इस देश में धार्मिक और मजहबी ध्रुवीकरण की लड़ाई रही है और इस पे देश का बंटवारा हुआ, और मेरा सीधा सा ये मानना है कि जो मुस्लिम समाज को जो लीड करता है, जो शासक वर्गीय मुसलमान है, जो बाहर से आया हुआ है, जो स्वयं को अशराफ कहता है,
जिसका मतलब होता है उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग, उसी के हाथ में पूरे मुसलमानों की लीडरशिप रही। जो देसी मुसलमान हैं, जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं, उनकी लीडरशिप रही है। तो उन लोगों ने एक धर्म को जो है समाज में ले आए, राजनीति में ले आया और उसको परिणीत भी कराया और पूरा ट्रू नेशन थ्योरी उसको करके देश भी लिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी वो जो मानसिकता है ट्रू नेशन थ्योरी की, वो मुस्लिम विमर्श के नाम पे चलता रहता है। मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, मुस्लिम वो, इसका रिएक्शन भी दूसरे समाज में होता है, फिर हिंदू हिंदू की बात होने लगती है। तो आज भी राजनीति में इस तरह के लोग हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को एड्रेस करना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ। तो इधर के जो चाहे वो आप देख लीजिए, वैसी से लेके सलमान खुर्शीद तक और मुनव्वर राना से लेके मदनी तक, इस तरह के जो लोग हैं, जावेद अख्तर है, जो नाना प्रकार के लोग, कोई कम्युनिस्ट बनता है, कोई मौलाना बनता है, कोई शायर बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, लेकिन सबका एक काम है कि मुस्लिम मुस्लिम कह के मुस्लिम विमर्श को, ट्रू नेशन थ्योरी को जिंदा रखते हुए एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को जिंदा रख दिया जाए। इसके बाद में उस तरफ धर्म के भी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म और धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। लेकिन देश इससे बहुत आगे जा चुका है, हम पार्टीशन से बहुत आगे आ चुके हैं और आज भी ये बुराई जो हिंदू सांप्रदायिकता या मुस्लिम सांप्रदायिकता उसकी चल रही है। लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता और हिंदू समाज की एक सुंदरता है कि वो अपने सांप्रदायिकता पर लगातार काम करता है, उस पर मुखर होकर बोलता है। लेकिन मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पर बोलने वाले मुझ जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, जिसका खामियाजा दिखाई देता है। पहली चीज़। अब आइए जो प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, देखिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं भारत का पहला सेकुलर प्रधानमंत्री कहता हूँ। बहुत लोग इस बात पे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जो 90% मुसलमान हैं, जो देसी मुसलमान हैं, जो देशज पसमानदा हैं, हमको आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, एक हमारी धार्मिक पहचान के साथ हमें डील किया और हमारे समाज के जो उच्च वर्ग रहा है, जो अशराफ वर्ग रहा है, जो विदेशी रहा है, जो शासक वर्ग है, उसी का तुष्टीकरण करते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की मैं प्रशंसा इस बात से करता हूं कि उन्होंने पहली बार हमें हमारे सामाजिक पहचान, जो हमारे पिछड़ेपन की है, जो हमारे दलितपन की है, जो हमारे आदिवासीपन की है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, उनको हम देशज पसमानदा कंबाइंडली कहते हैं, उनको उनके सामाजिक हैसियत के आधार पर अपलिफ्ट करने के लिए बात कही, पहली चीज़। तो ये, और आप अभी मैं यूसीसी भी बात करूंगा। देखिए जो बड़े बड़े काम किए प्रधानमंत्री ने, जिसमें एब्रोगेशन ऑफ 370, वो सीधा सीधा 90% मुसलमानों के हक में है, जिसको मुस्लिम समाज के अशराफ वर्ग ने प्रचारित किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। जबकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से सीधा सीधा 90% जो कश्मीर में रह रहे मुसलमान, उनको फायदा। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करता हूं। जब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा प्राप्त करेगा जम्मू कश्मीर, तो जिस तरह से इन राज्यों में पसमानदा की स्थिति अच्छी हुई, आज मैं डॉक्टर बन के बात कर रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर के भी पसमांदा मुख्यधारा में तेजी से वापसी आएंगे। तो ये 90% मुसलमानों के फेवर में। दूसरा जो ट्रिपल तलाक के कानून उन्होंने बनाया, वो भी हमारे पसमानदा समाज का, जो चूंकि भारतीय कल्चर है, तो हमारे यहाँ शादी के बाद संबंध विच्छेद और दूसरी शादी या जो बहु विवाह प्रथा है, उसको बड़ा खराब समझा जाता है। तो उसके भुक्तभोगी हमारे समाज की महिलाएं थी, और सिर्फ महिलाएं नहीं, हमारे पसमानदा समाज की पुरुष भी उसके भुक्तभोगी थे कि एक बार जब ट्रिपल तलाक के होने से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो न महिला को दूसरा रिश्ता मिलता है, न पुरुष को दूसरा मिलता है। लेकिन अशराफ वर्ग में ऐसी बात नहीं है। सुबह खाला की लड़की से तलाक होता था, तो शाम को फुआ की लड़की से शादी हो जाती थी। देखिए काम बहुत सारे हुए हैं मुसलमानों के हक में। अब 2 सेकंड बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। 30 सेकंड और दीजिए प्लीज। सौरभ जी 30 सेकंड प्लीज। बहुत जल्दी कहिए। मैं 20 सेकंड में कहता हूं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात छेड़ी है, उससे आज हमारे पसमानदा के दुख दर्द की बात न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हो रही है। तीसरा एक काम, आखिरी काम, अगर मोदी जी यूसीसी ले आते हैं तो ये भी 90% मुसलमानों के फेवर में होगा, क्योंकि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो हिंदू कोड बिल ले आते हैं। आप हिमायत कर रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए। चलिए देखिए देश ये दिन भी कब देखता है, लेकिन आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। गौरव साहब, वक्त होता मैं आपसे जरूर 1-2 कमेंट और लेना चाह रहा था, लेकिन आज माफी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी। मुफ्ती शबूम कासमी साहब स्टूडियो में थे, फयाज अहमद फैजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।